Yes, good morning everyone. This is Akash Kumar Sahani. Today I am going to start the chapter Electricity of Science of class 10 in physics. The main purpose of my teaching is to revise the chapters before your examination of your board examination of term 2, which are going to be held from the last week of your March. It may be possibly from 28 March. So main purpose and main focus of my is to revise the things before the examination, right? So I will first of all this PDF I have taken from the Byju's, the learning platform. So I will provide you on the Telegram as well as on the in the description link. So you can join my Telegram channel for the PDF. Okay. I will use both language in this session so that student can easily understand what I am trying to say. So I will start the chapter electricity, right? So what is current and what is voltage? Main focus of this session is to understand current and voltage. So before that हमको क्या पढ़ना होगा? We have to study atomic structure. Now atomic structure में सबसे पहले हम लोग को पता है कि प्लम पुडिंग मॉडल आया था और प्लम पुडिंग मॉडल में क्या कहा गया कि जो आपका एटम है द एटम इज लाइक द एटम इज लाइक वाटरमेलन, राइट? एंड वाटरमेलन जो है आपका वो क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है एंड द नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन दैट। एम्बेडेड का मतलब उसमें धसे हुए हैं आपके नेगेटिव चार्ज, राइट? लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, द फेमस एक्सपेरिमेंट, एंड उन्होंने बताया कि आपका इस तरीके से आपका जो है एटम नहीं है। एटम क्या होता है आपका? तो उन्होंने बताया कि आपका बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और उस ऑर्बिट में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज मोशन करते हैं आपके। और एटम क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसीलिए आप देखते हो किसी भी एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा इक्वल होता है आपका, ठीक है? तो मेन आपका फोकस क्या है हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से एस्केप कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहाँ पे टोटल जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें आ जाएगा तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना? तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही हमेशा ट्रांसफर होते हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपके आते हैं, राइट? तो ये आपका रदरफोर्ड मॉडल था और रदरफोर्ड ने ही बताया कि जो आउटर मोस्ट में है आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, राइट? अगर आप कोई चीज़, दो चीज़ को रब करते हो तो चीज़ें क्या कौन सी चीज़ें ट्रांसफर होंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपके, ठीक है? तो मेन आते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अपोजिट चार्जेस है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और सेम चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि लेट सपोज कि आपका यहाँ पे दो दो एलिमेंट है, एक सोडियम है और एक Na+ है, ठीक है? चलो बताओ किसका मास ज़्यादा होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा कि Na+ का ज़्यादा होगा? अभी मैंने एक चीज़ बताया उससे आप इसे रिलेट कर सकते हो। चलो मैं इसका आंसर आपको बता ही देता हूँ। चलो देखो क्या होता है कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपका 11 है, राइट? इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अगर ये आपका प्लस है तो इसका एटॉमिक नंबर, हाँ बहुत लोग बोलेंगे 10 हो जाएगा, बहुत लोग बोलेंगे 12 हो जाएगा, लेकिन आंसर है इसका भी 11 ही रहता है क्योंकि ये है तो सोडियम एटम ही ना। तो ये हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे? तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो देखो इसका अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। एल शेल में कितने होंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? 8 यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कंसिडर कर लो कि यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10।
और एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा लास्ट ऑर्बिट में होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, यहाँ से फ्री हो जाता है। जब ये फ्री हो जाएगा तो इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो तो क्या होंगे, 11 ही होंगे। तो 11 आपका क्या है, प्रोटॉन है, और 10 आपके इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है आपके। तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो -10, तो कितना आ जाएगा, +1। और इसी वजह से इस पे क्या आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि किसका मास ज़्यादा होगा, इसका या इसका। तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। यानी Na का जो मास होगा ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Na+, ठीक है। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए कि Cl क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में किसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ने अभी तक ये पढ़ा कि दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस होंगे तो उसे हम लोग वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और ये चार्जेस आते क्यों हैं, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही आपके क्या आते हैं, चार्जेस आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते तो चार्जेस नहीं आते, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होता है आपका, तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू फ्लो इन दैट, है ना। जैसे आपका क्या होता है, कोई भी मेटल है, जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक। तो इस मेटल में क्या होगा, आपके एटम्स होंगे बहुत सारे। तो एटम्स ऐसे मान लेते हैं आपके हैं, लेट सपोज देयर आर 4 एटम्स, ठीक है। अब ये एटम्स में से जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आपका फ्री रहेगा, जो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करता रहेगा आपका, राइट। और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे आपके, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप इसे ये नहीं बता सकते कि ये कौन से एटम से निकल के आया, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और जब भी आप इनके अक्रॉस क्या प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो आप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप किससे देते हो, बैटरी से देते हो। बैटरी अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो बैटरी पे जब आप लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल। ये याद रखना कि जो बड़ा आपका लाइन होता है उसे हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, और जो छोटा लाइन होता है उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव के। अब बहुत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव भी ड्रिफ्ट होगा, तो आंसर है नहीं। पॉजिटिव क्यों ड्रिफ्ट होगा, वो आपका एटम है, ठीक है ना। अब जैसे मैं सोडियम एटम की आपको एग्जांपल दिया, तो सोडियम एटम क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस के अराउंड आपके ये के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके। उसके बाद में होंगे आपका एल शेल जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। उसके बाद में ये जो है आपका एम शेप, जो एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। और क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है इस वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब ये देखो, ये तो पूरा एक एटम है, ये एटम मूव करेगा क्या आपका, तो आंसर है नहीं, राइट। तो ये मूव नहीं करता, ये आपका यहीं पे रहेगा आपका, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्जेस है वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, और इस तरीके से एक कंप्लीट साइकिल होता है। और आपका करंट फ्लो होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट आपको नॉलेज के पर्पज से ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और जो जो आपका करंट फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब जो पहले से चली हुई आ रही है। हम लोग पहले से ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, तो इसीलिए हम लोग से कन्वेंशनल करंट कहते हैं। आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। जो चीज़ें भी आपको क्लियर नहीं होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसे नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। मेन पर्पज हम लोग का, मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में,
क्योंकि आपका जो सिलेबस बनाया गया है सीबीएसई द्वारा, दैट इज टोटली ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस, है ना। असर्शन रीजन है। अब असर्शन रीजन कब आता है? जब आपको सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप असर्शन रीजन गलत कर सकते हैं। राइट। राइट, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपका। तो कंडक्टर समझ में आया? तो कंडक्टर्स क्या होता है? जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं? इंसुलेटर रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं ना। सिंपली अगर कंडक्टर की डेफिनेशन आपको लिखना हो तो कंडक्टर क्या लिखोगे? द सब्सटेंस विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, substance the substance which allows the flow of electron, the flow of electron, right? और इंसुलेटर क्या हो गया? द सब्सटेंस which does not अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं तुरंत। आई होप कि आपको अब तक लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये आप जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मान लो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है, और एक इन्फिनिटी पे आपका चार्ज है, यहाँ का इन्फिनिटी है, यहाँ का ये आपका इन्फिनिटी है, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्फिनिटी से क्या कर रहे हो आप? कोई चार्ज को लेके आ रहे हो, कोई चार्ज ला रहे हो आप, और कहाँ पे रख रहे हो आप? अपने अर्थ पे रख रहे हो, कहीं पे, ठीक है। तो क्या ये चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ा आपको? कोई इसको अपोज किया? नहीं किया। तो यहाँ पे लाए, यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक है। अब लेट सपोज कि यहाँ पे आपने चार्ज को ला के रख दिया +Q। अब आप क्या कर रहे हो? एक और चार्ज ला रहे हो यहाँ से, +1 कूलम का। +1 कूलम का जब आप चार्ज यहाँ से लाओगे तो क्या होगा? ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। और फोर्स लगा के हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना होगा। और उस वर्क डन के वजह से उस चार्ज के अंदर जो आपका चार्ज के अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो इस चार्ज को लाके हम लोग ने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा? यहाँ पे रख दिया तो ये चार्ज यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिए। क्या कर दिए? फिक्स कर दिया। फिक्स हम लोग बांध के कर सकते हैं, किसी भी इंसुलेटर से बांध दिए इसको, तो ये क्या है? अब यहाँ से मूव करेगा नहीं, लेकिन एक फोर्स दोनों के बीच में जरूर लगेगा। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, है ना। दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस है। तो इस चार्जेस के वजह से ये चार्जेस, ये जो हम लोग ने चार्ज पहले लाया, तो इस पॉइंट पे क्या आ गया? एक एक पोटेंशियल आ गया कि वो क्या कर सकता है? इस चार्ज को रिपेल कर सकता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ही क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? द वर्क डन टू ब्रिंग द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to that point। यानी इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम लोग ला रहे हैं और उस पॉइंट पे रख रहे हैं, तो उस पॉइंट का जो आपका पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हम लोग ने दो चार्ज लाया, एक चार्ज ये वाला है पॉइंट ए और एक चार्ज ये है बी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, है ना, उसे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होने का क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास टरबाइन है, और टरबाइन को हम लोग ने जाके किस में रख दिया? वाटर में रख दिया। तालाब है, मान लेते हैं पॉन्ड है, उसमें हम लोग ने रख दिया। तो क्या टरबाइन रोटेट करेगा? क्या टरबाइन रोटेट करेगा आपका? तो आंसर है नो, टरबाइन रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये आपका ऐसे यहाँ से आपका झरना है, और झरने पे यहाँ पे आपने टरबाइन लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया? टरबाइन लगा दिया। तो क्या टरबाइन रोटेट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रोटेट करेगा। और टरबाइन जब रोटेट करेगा आपका, तो यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे? जनरेटर लगा देंगे। जनरेटर क्या काम करेगा आपका? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और आपको पावर स्टेशन तक पहुँचाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे भी पानी था और पॉन्ड में भी पानी था, लेकिन यहाँ पे ये रोटेट कर रहा था और वहाँ रोटेट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना। फ्लो होने की वजह से ये रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका फ्लो करना इंपॉर्टेंट है। जब फ्लो होगा तभी हमारा क्या होगा? वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तभी हमारा क्या होगा?
एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो वैसे ही आपका क्या है पोटेंशियल, जैसे आपके घरों में जो मेन वायर होता है ये लाइव वायर कहलाता है, जिसके अंदर मेन आपका करंट फ्लो होता है, और एक होता है आपका न्यूट्रल वायर। क्या होता है? न्यूट्रल वायर। ठीक है। तो लाइव वायर में क्या जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, और न्यूट्रल वायर का वोल्टेज कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। और इनके बीच में अगर डिफरेंस है तभी यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा आपका, नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे 220 है और एक और वायर है यहाँ पे 220 है, इनके बीच में अगर आप कोई बल्ब लगा दो, कोई बल्ब लगा दो, क्या वो ग्लो करेगा? तो आंसर है नहीं। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आपकी कोई चीज़ फ्लो नहीं करेगी, और फ्लो नहीं करेगी तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी आपकी। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देखते हो कि जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग? लो पोटेंशियल, राइट। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन हम लोग ने किया उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? मान लेते हैं हम लोग दो चार्ज ला रहे हैं, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट दो पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसका वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल है मान लेते हैं 20 वोल्ट है, इसका भी कितना है? 20 वोल्ट है। क्या आप बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो 20 - 20 क्या आ जाएगा? पहला आंसर 0 आ जाएगा। यानी डेल्टा वी जो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। अगर मान लो इसको मैं -20 कर देता हूँ तब क्या हो जाएगा? तब आंसर आ जाएगा 20 माइनस ऑफ -20, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी 20 + 20 क्या आ जाएगा आपका? 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है फॉर द ग्लोइंग ऑफ एनी बल्ब और एनी फॉर डूइंग ऑफ एनी वर्क। किसी भी वर्क को करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ, चलो कोई नहीं, आपका कम से कम कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मॉडल्स क्या क्या है हम लोग को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कौन सा चार्ज? तो कोई भी चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जब आपका फ्लो करेगा, लेट सपोज ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज है आपका, फ्लो कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो रहा है, तो कलर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो सेम हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेट सपोज आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आप लोग को याद रखना होगा, राइट। ना इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हम लोग देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, तो देखो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। लेट सपोज कि ये आपका कोई शीट है, और शीट में क्या है? आपके पॉजिटिव और पॉजिटिव आयन से। ये पॉजिटिव आयन क्यों बने? क्योंकि आपके जो ये नेगेटिव चार्ज है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन था लास्ट ऑर्बिट में, वो क्या हो गया? वहां से निकल गया, और निकल के वो फ्री हो गया, और ये आपका घूमने लगा, जिसकी वजह से ये आयंस क्या हो गए? ये आपके एटम क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक है, सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए। सो पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए? मेटल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट डजंट बिलोंग टू एनी मेटल आया। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से आया, ये नहीं कह सकते। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रैंडमली मूव कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अब वो फ्री हो गए, अब वो फ्री हो गए, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि कहाँ से आए हैं, राइट। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्नल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल्स, कर्नल्स, कर्नल्स कहते हैं। ठीक है। ये बस आप याद रखो, कर्नल्स कहते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, राइट। अब जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इसको वापस खींच लेता है, राइट। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके मेटल में से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है। आगे चलते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या है, सिंपल ये समझो कि वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों को, तो गाड़ी क्या होता है, चलते हुए रहता है, एक लाइन से जाता है तो दूसरी लाइन में चला जाता है, तो वो क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, यानी खिसक गया, अपने जगह से खिसक गया, है ना। जैसे आपने भी बहुत बार किया होगा कि आपकी असेंबली होती है, असेंबली में दो लाइन जा रही है, ये लाइन को पहले छोड़े, तो यहाँ से लड़का क्या होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट कर जाता है ताकि वो जल्दी चला जाए, किया होगा अपना, तो वो क्या होता है, ड्रिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, अब धीरे धीरे क्या होंगे, सभी एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, यानी सब एक डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपको दिख रहा होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है हर एक डायरेक्शन में है, पॉसिबल डायरेक्शन में, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कुछ टाइम लगता है उनको, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने के बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपका जो करंट होगा वो कहाँ पे होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा। देखो करंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब देखो बैटरी अभी कैसे काम करती है, बैटरी एंड इट्स वर्किंग। तो जैसे मान लो एक सेल है, सेल में हम लोग ने, सेल बनता कैसे आपका, तो सोर्स क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, सेल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। सोर्स मतलब जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, विच इज क्रिएटेड इनसाइड ड्यू टू इंटरनल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होता है, एनोड किसे कहते हैं, एनोड उसे कहते हैं जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, और कैथोड किसे कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं एनायन बोलूँ, तो एनायन क्या होते हैं आपके, एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और केटायन जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, केटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है, एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर ने अपना दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, फ्री कर दिया, और जो आपका सिल्वर है, सिल्वर ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या कर गया, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो गया टोटल। और ये जो कॉपर प्लस आपका बचा, ठीक है, ये कॉपर प्लस ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बनाएगा, और ये जो आपका सिल्वर है वो क्या बनाएगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा। ठीक है, यानी जो आपके इस पे होंगे ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पे जो कॉपर आपका रहेगा वो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, चलो आते हैं हम लोग आगे समझने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बच्चों, ये क्लोज सर्किट होता है, एक क्लोज लूप होता है। क्या होता है, क्लोज लूप होता है। क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, अगर क्लोज नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज लूप होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, ये कुछ भी हो सकते हैं आपके, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, उसके बाद में ए मीटर, है ना, उसके बाद में आपका बैटरी, बैटरी हो गया, और सेल हो गया, बल्ब हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जो कहाँ पे लगे होते हैं, इस क्लोज लूप में लगे होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो ये क्या है, इट इज द क्लोज लूप पाथ विच करंट, इन विच करंट टेक टेक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसके आप सिंपली बोल सकते हो, क्लोज लूप कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना आपको डिफिकल्ट डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लोज लूप कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो, ये हमेशा बात याद रखना कि जो अमीटर होता है बच्चों, उसे हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज में किसके, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक, ये आपका सेल हो गया, ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसे कौन सा करंट कहते हैं हम लोग, इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखो ओम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दो फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन जब तक कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों, और फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है,
जो चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ओम्स लॉ आपने एक बार पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, is directly proportional to the current flowing through the ohmic conductor is directly proportional to the applied potential difference between the two ends of the conductor। देखो यहाँ पे भी पूरी डेफिनेशन नहीं दी है, अगर ऐसा लिखोगे आप तो ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा तो भी आपको हाफ नंबर ही दिया जाएगा, अगर 2 नंबर है तो एक ही नंबर दिया जाएगा आपका। यहाँ पे आप लास्ट में ऐड करोगे प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, उसका एरिया नहीं बढ़ना चाहिए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, उसका प्रेशर वॉल्यूम कुछ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ग्राफ आता है आपका, ओम्स लॉ का ग्राफ आता है। तो अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आपको बनती है। यानी अगर ओमिक कंडक्टर है, अगर कोई ओमिक कंडक्टर है तो उसका जो लाइन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। तो बताओ ये कौन सा कंडक्टर है, अगर ये मैं ऐसे ग्राफ बता दूं, ये वी है, ये आई है, और ये ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, तो ये कौन सा कंडक्टर कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन ओमिक। नॉन ओमिक, क्यों नॉन ओमिक कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये कौन कौन होते हैं, आपने कभी देखा है इन्हें, हाँ आपने देखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। आपके मोबाइल में लगा होता है, आपके टीवी में लगा होता है ना, आपके एलईडीज वगैरह लगा होता है, हर जगह आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, राइट। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, जो स्लोप है वी आई ग्राफ का वो क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है ना। ये कैसे, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग, इस पर थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं थोड़ा इस पर टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्लोप कैसे रेजिस्टेंस देता है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, राइट। यानी आपका जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। जब प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं आर आई। जो फिजिकल कंडीशन हम लोग रखते हैं ना कांस्टेंट, वो क्या चीज़ है, ये आर ही है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ से। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, इफ़ यू इंक्रीज वोल्टेज तो द वैल्यू ऑफ आर विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो आर बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाके बोल देते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आंसर रॉन्ग है। अगर आप v बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, i बढ़ेगा, है ना। यहाँ से देखो, अगर v बढ़ाओगे तो i बढ़ेगा, r क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर आप i बढ़ाओगे तो r कम नहीं होगा, r तो कांस्टेंट रहेगा, अगर i अगर आप बढ़ाओगे तो v बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज आपस में डिपेंडेंट है। r क्या है, दोनों पे इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर v आप इंक्रीज कर रहे हो तो r इंक्रीज नहीं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसके अंदर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। फिर हम लोग को यहाँ से अभी ये पता चला कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है आपका v अपॉन आई। ठीक है, तो v अपॉन आई, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b। अब यहाँ से अगर हम लोग इसके एक्सिस लिखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहले i लिखेंगे तो i1, ये हो जाएगा v1, y एक्सिस इसका लिखेंगे तो i2 v2, राइट। इसका इस पॉइंट को मान लेते हैं b। तो यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री है आपका। तो बताओ ये जो होगा आपका, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका? ये वोल्टेज है, यानी ये देखो v पूरा यहाँ से यहाँ तक था, v2 यहाँ से यहाँ तक था, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, v1 था। तो ये कितना हो जाएगा आपका, v2 माइनस वी वन। ये हो जाएगा आपका क्या, v2 माइनस वी वन। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली ये वाला बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक
वही चीज़ हो जाएगी यहाँ से पूरा, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है I2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है I1 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डेल्टा I1। डेल्टा I1 की वैल्यू क्या है डेल्टा आई, डेल्टा आई हो जाएगा आपका। डेल्टा आई मतलब क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है बच्चों, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपकी। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी हो जाएगा आपका। चलो इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका डेल्टा वी, और बेस क्या है आपका डेल्टा आई। लेकिन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई ये क्या चीज़ है आर है, और ये tan थीटा क्या कहलाता है स्लोप कहलाता है। किसी भी लाइन का अगर आप tan थीटा निकाल देते हो वो स्लोप हो जाता है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा स्लोप। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि आर जो है वो कैसे मिलता है आपका स्लोप निकालने से। यानी अगर आप स्लोप निकालते हो तो वो आपको क्या देगा आर देगा, यानी अगर आपको आर निकालना है तो आप क्या निकालोगे स्लोप निकालोगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। लेट सपोज हमारे यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है पॉइंट ए, इसकी जो वैल्यू है 3 एम्पियर और 4 वोल्ट है आपका। यहाँ पे पॉइंट बी है, इसकी जो वैल्यू है ये 1 एम्पियर और 2 वोल्ट है। तो चलिए बताइए आर निकाल के बताइए इसका, ये आपका होमवर्क रहेगा। आर कैसे निकालेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई से। डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1, और डेल्टा आई मतलब I2 माइनस I1। अब सारी वैल्यू मैंने रख दिया, बस आपको रख के और आर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो आपको आएगा एग्जाम। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मान लो कि दो मेटल्स दिए हुए हैं, दो मेटल्स के VI ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये लेट सपोज ए है, ये मेटल बी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ए और मेटल बी किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आंसर है ए का। ए का रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। अब क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि बच्चों इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो क्या है ज़्यादा है ना। अगर ये थीटा ए है आपका और ये है आपका थीटा बी, तो कौन ज़्यादा है आपका थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। और अगर थीटा ज़्यादा है तो टेन थीटा भी ज़्यादा होगा, इसलिए उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा यही आपको ट्रिक एग्जामिनर ट्रिक कर देगा और एक्सिस चेंज कर देगा। यहाँ पे आई बना देगा और यहाँ पे वी बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे दो मेटल दे देगा, मेटल ए और मेटल बी। अब बताओ किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों, अभी अब बोलोगे कि सर आप पहले यहाँ पे बताए कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने एक्सिस देखो क्या लिया था वी और आई लिया था, यहाँ पे एक्सिस मैंने क्या कर लिया आई और वी कर लिया, है ना। तो आप इससे ये याद रखो कि आई एक्सिस से जिसका एंगल ज़्यादा होगा, आई एक्सिस से जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको। आई एक्सिस से जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आती हैं, एग्ज़ाम में आपकी आती हैं, और आपको क्या करना है ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना है कहीं पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट फ्लो इन द सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है कोई भी मटेरियल, उसे हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। अब जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, सबका रेजिस्टेंस क्या होता है अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि सबके एटम्स अलग अलग हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स। ना फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड हाउ दे अफेक्ट। रेजिस्टेंस पे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप लेंथ बढ़ाओगे किसी भी कंडक्टर का, अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। जैसे मान लो ये आपका एल लेंथ का है और ये आपका 2L लेंथ का है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर का है ये भी कॉपर का है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका ज़्यादा होगा, है ना। एक चीज़ याद रखो रेजिस्टेंस क्यों आता है आपका। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है आपका फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे आपके
इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो किसी न किसी चीज़ एटम से टकराएंगे, और एटम से टकराने की वजह से वो एनर्जी लॉस कर जाते हैं, और उसी वजह से क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। अब जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल कर रहा है उसको एल लेंथ चलना है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे 2l चलना है। तो किस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एनर्जी लॉस करने की? ऑब्वियसली बात है 2l में ज़्यादा है। इसीलिए उसके जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो सॉरी, लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं 5 मीटर का कॉपर वायर लिया हूँ और 2 मीटर का कॉपर वायर लिया हूँ, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? 5 मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहली बात है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर का मतलब क्या है कि कौन से मटेरियल का बना है वो, है ना। कॉपर का है कि सिल्वर का है कि आपका गोल्ड का है कि आपका मरकरी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा उसके नेचर पे, कौन सा मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, है ना। सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है वो किसका होता है, सिल्वर का होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉपर का होता है ना। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक आप देखते हो वायर जो होता है वो कॉपर का बनता है ना। सिल्वर का क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो कॉस्टली होता है आपका, है ना, कम अमाउंट में प्रेजेंट है आप, इसीलिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा। ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, वो आसानी से ट्रैवल कर लेगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी, ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगा और उसके चांसेस जो है टकराने के वो ज़्यादा हो जाएंगे। टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसको मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है आपके। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा, और ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जल्दी से जाके क्या हो जाएगा, आपका टकरा जाएगा, और टकरा जाएगा तो एनर्जी लॉस कर जाएगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्पीड में होती है उसमें उसकी जब टकराता है तो उसमें उसका लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है ना। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो बढ़ जाते हैं ना, और बढ़ने की वजह से वो कोलिजन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास दो वायर है, एक थिन वायर है, एक थिक वायर है। ये आपका थिन वायर है और एक थिक वायर है, दोनों सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का है, ठीक है। एक थिक वायर है यानी एक मोटा है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस में से आसानी से निकल सकता है, ये छोटे वाले एरिया में से कि बड़े वाले एरिया में से? बड़े वाले एरिया में से आसानी से निकल सकता है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी एरिया पे क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, और बच्चे लिख के आते हैं ये वाले फॉर्मूले से, R = V/I, यानी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, तो गलत हो जाता है। मेन बात है आपका किस पे, फिजिकल कंडीशंस पे, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, टेम्परेचर पे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है ना। वी और आई पे नहीं डिपेंड करता है, राइट। वी अगर आप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। वी अगर कम करोगे तो क्या होगा, आई कम होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, तो रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है कि कितना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जो नेचर ऑफ मटेरियल हम लोग बात कर रहे थे ना, नेचर ऑफ मटेरियल जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही चीज़ है आपकी रजिस्टिविटी, है ना। जैसे रजिस्टर और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू हो गई आपकी, है ना। जैसे मान लो ये रजिस्टर हो गया 2 ओम का, और रजिस्टिविटी क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि कितना वो अपोज प्रोवाइड कर रहा है। रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, राइट। क्यों, क्योंकि R = क्या होता है, ρL/A होता है ना, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R × A/L। तो रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यानी लेंथ अगर आपका यूनिट हो जाए और एरिया क्या हो जाए, 1 हो जाए,
तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ यूनिट पूछता है रेजिस्टिविटी का, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, देखो आर का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, यानी ओम मीटर आ जाता है आपका, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और ये हम लोग आज के लिए लास्ट करेंगे, बाकी चीज़ें हैं वो कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स किसे कहते हैं, तो ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे, जो जिनके बीच में वी आई ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसके अंदर वी आई ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे आपका सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं। और जहाँ सारे कंडक्टर क्या होते हैं आपके, ओमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें जो होंगे हम लोग कल करेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, या तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप नोट वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चीज़ों को जो है, जिसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, उसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।